हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप अपने घर के लिए लैंड को परचेस करते हैं तो उससे पहले आपको किन किन चीज़ों का जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है शेप ऑफ साइट। अब सपोज आप अपने घर बनाने के लिए अगर कोई लैंड परचेस करते हैं तो उसका जो शेप है वो रेक्टेंगल होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल शेप जो होती है उसमें स्पेस की जो वेस्टेज है वो बहुत ही कम होती है और स्पेस का हम बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे अंदर के जो रूम्स जब बनते हैं, तो मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो में भी बताया था कि जो रूम्स हैं अगर उसका साइज़ अगर आप रेक्टेंगल निकालते हैं तो उसमें स्पेस का हम काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे जो स्पेस है उसका वेस्टेज बहुत ही कम होता है। तो इसी तरीके से जब आप लैंड को परचेस करते हैं तो उसका साइज़ भी रेक्टेंगल होना चाहिए या फिर स्क्वायर हो तो वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर रेक्टेंगल हो तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें स्पेस का यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। और दोस्तों अगर हम रेक्टेंगल शेप के अलावा और किसी अदर शेप में जाते हैं जैसे कि ट्रायंगल हो गया फिर सर्कुलर हो गया, एक तो इसमें डिज़ाइनिंग करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और एरिया की वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर दोस्तों सेकंड चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है सॉइल का। अब जैसे सपोज़ आप घर बनाने के लिए आप बिल्डिंग को परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मिट्टी देखनी है कि मिट्टी कैसी है और वहाँ की जो मिट्टी है उसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि एट लास्ट आपका जो घर बनेगा उसका जितना भी वेट है वो फाउंडेशन के थ्रू सॉइल नहीं बेयर करना है। तो अगर आप वहाँ पे चाहते हैं कि आपका जो खर्चा है वो कम आए और आप सेफ्टी के साथ रहें तो आप मिट्टी को ज़रूर एक बार चेक करवा लीजिए, क्योंकि कुछ मिट्टी की जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। तो एक डिज़ायरेबल बियरिंग कैपेसिटी के लिए हमें जो है जो फाउंडेशन है वो काफ़ी गहरी लेके जानी पड़ती है। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ मैं, तो पाइल फाउंडेशन जिसे बोलते हैं, तो उसमें आपका खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को आप पहले एनालाइज कर लीजिए, तो इससे आपका खर्चा भी जो है वो काफ़ी बच जाएगा। अब दोस्तों जैसे कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जो कि जब वो गीली होती हैं तो वो फैल जाती हैं और जब वो सूखती हैं तो वो क्रैक्स पड़ जाते हैं, उस पर सिकुड़ जाती है। अब इसका एग्जांपल हो तो ब्लैक कॉटन सॉइल। अब अगर ऐसी मिट्टी आपके वहाँ पर है तो ये मिट्टी आपकी नींव के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं ये चार्ट है सॉइल और रॉक की सेफ बियरिंग कैपेसिटी को जो कि शो कर रहा है, और इसमें अलग अलग तरह की सॉइल हैं जैसे कि ग्रेवल सैंड, कोर्ट सैंड, कॉम्पैक्ट, ड्राई। तो इसको आप जूम करके भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस सॉइल की कितनी सेफ बियरिंग कैपेसिटी होती है। अब दोस्तों अगर घर की बात करी जाए तो अगर आप नॉर्मल घर बना रहे हैं तो उसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू 200 से लेकर अगर 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो ये बहुत ही एक आइडियली मानी जाती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और अगर आपके साइट की अगर सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है वो 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है तो ठीक है, ये एवरेज मानी जाती है। लेकिन अगर इससे कम है तो इससे जो आपका फाउंडेशन है उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में हमें जो है वो पाइल्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब दोस्तों थर्ड चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है टोपोग्राफी। अब सपोज़ आपका जो लैंड है वहाँ पे अंडुलेशन बहुत ही ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका लेवलिंग का खर्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सिमिलर केस में अगर कोई बंदा हिली एरिया में अपना घर बनाता है तो हिली में अगर उन्होंने टॉप पे बना दिया तो उस केस में वहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं तो हवाओं से दिक्कत होती है। और जो सन है गर्मियों में जब सन पड़ती है तो सन की रेज भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा शाइन करती है, तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अब सिमिलर केस में अगर आपने अपने घर बनाने के लिए जो लैंड है वो अगर वैली में परचेज़ कर ली तो वैली में क्या है, एक तो वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है, अगर बारिश वहाँ पर आएगी तो उसमें आपका घर भी बहने का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वहाँ पर विंड का फ्लो भी काफ़ी स्लो रहता है और फोग तो रहता ही है जब ठंड होती है तो, क्योंकि जो फोग होता है वो अपर से डाउन की तरफ चलता है। अगर आपकी लैंड का एरिया फ्लैट है तो ये घर बनाने के लिए बहुत ही आइडियल है। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है ग्राउंड वाटर टेबल की पोजीशन का। अब बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी घर की जो नींव होती है वो जिस सॉइल के ऊपर रेस्ट करती है, अगर वो सॉइल अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम जो ग्राउंड का जो वाटर का जो लेवल होता है अगर उसके टच में है तो इससे उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो वीक हो जाती है और इससे हमारी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए हमें ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि रेनी सीज़न पे जब रेंज जो है वो पीक पे होती है तो उस टाइम पे जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वो कितना होता है। अब दोस्तों अगर ग्राउंड वाटर टेबल अगर ज़्यादा है तो आपकी जो फाउंडेशन है उसको तो वो वीक करेगा ही करेगा, उसकी जो सॉइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी उसे तो कमज़ोर करेगा ही करेगा, लेकिन कैपिलरी इफेक्ट के थ्रू ये आपकी वॉल्स पे भी नमी आएगी और आपकी बिल्डिंग को भी डैमेज करेगा।
अब दोस्तों इसे आप नॉर्मली भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप जिस एरिया में अपना घर बना रहे हैं या फिर घर बनाने के लिए ज़मीन ले रहे हैं, तो आसपास अगर कोई कुआं है तो आप उससे देख सकते हैं कि जो पानी का लेवल है वो कितना है। ये एक देसी तरीका है, एक देसी जुगाड़ है जिसे बोल सकते हैं चेक करने का। और दोस्तों अगर आपका ग्राउंड वाटर लेवल अगर 2 मीटर से बिलो है या फिर 2 मीटर से ज़्यादा बिलो है, तो उस कंडीशन में आप उस लैंड पे घर बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी कंडीशंस बता रहा हूँ ये बेसिकली जो नॉर्मल घर बनते हैं, जो 1-2 मंजिला घर बनते हैं, ये उसके लिए एप्लीकेबल है। जो हाई राइज बिल्डिंग है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों नंबर 5 चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है फैसिलिटीज़। अब जैसे कि आपका जो लैंड है आप परचेज करने वाले, हॉस्पिटल उसके पास हो, पुलिस स्टेशन उसके पास हो, आपका जो आसपास का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पास हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छी आती है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा कटौती ना होती हो, और वहाँ पे पानी अच्छा हो, पानी साफ़ हो, पानी ईजिली अवेलेबल हो, और आसपास की मतलब जितनी भी आपकी बेसिक नीड्स हैं वो वहाँ पर हो। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, क्योंकि अगर आपका मतलब जो डेली नीड्स की चीज़ें अगर वो वहाँ से ज़्यादा दूर होंगी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, और जो आपकी बेसिक नीड्स हैं जैसे कि ड्रेनेज हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये नहीं है तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब दोस्तों 6 चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है नेबरहुड का। आपके जो पड़ोसी हैं वो आपका जिस तरीके का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है उनका भी उसी तरीके का ही हो, क्योंकि कोई किसी भी बंदे को ये पसंद नहीं होता कि वो जिस क्लास का है उससे डिफरेंट क्लास का उसका नेबर हो, क्योंकि जो घर आपने एक बार बना लिया उसे आप लाइफ टाइम वहीं पर ही रहने वाले हैं। अप्रॉक्स 10 से 15-20 साल का तो आप जो प्लान है वो लेके ही चलते हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं लेकिन अपना नेबर को नहीं बदल सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी कॉलोनियाँ अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं, जैसे हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, और एक जो बहुत ही वीक होते हैं। तो इन सब का अलग अलग कॉलोनीज़ के में जो है वो कैटेगरी द्वारा जो डिवाइड किया गया होता है, ताकि आसपास का जो नेबर है उससे कोई भी एक दूसरे से अनकंफर्टेबल फील ना करे। इसलिए अगर आपने नोटिस भी किया होगा तो बहुत सारे सिटीज़ में ऐसा होता है कि जैसे एक कॉलोनी है उसमें डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं, एक कॉलोनी है उसमें रेलवे के एम्प्लॉयज़ रहते हैं, और किसी कॉलोनी में बैंक के एम्प्लॉयज़ रहते हैं, फिर किसी एम्प्लॉयज़ में आर्मी वाले ही रहते हैं। तो इस तरीके से कैटेगराइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दोस्तों अगर आप किसी ऐसे एरिया में घर ले रहे हैं जहाँ पे कि आसपास पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे हैं, बीच में पार्क है, तो इससे भी काफ़ी अच्छा रहता है। आप जब आसपास ग्रीनरी देखते हैं तो आप काफ़ी अच्छा फील करते हैं। तो अगर आप रहने के लिए इस चीज़ को भी अगर आप नोटिस करते हैं और इस चीज़ को भी प्रेफरेंस देते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। फिर दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप घर बनाएं आप ये ज़रूर देख लें कि आसपास जो है वो जो लेबर है वो ईजिली अवेलेबल हो, और जो मटेरियल है वो भी ईजिली अवेलेबल हो, क्योंकि अगर मटेरियल आपका काफ़ी दूर से आएगा या फिर लेबर आपकी काफ़ी दूर से आएगी तो इससे भी आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, अगर आपका जो लैंड है अगर वो सी के आसपास है तो वैसे बेसिकली इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों ही है, मतलब फ़ायदा और नुकसान अपना है। अब जैसे अगर आपका घर का जो लैंड है अगर वो सी के पास में है तो इससे एक तो आपका वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और वहाँ पे आपको मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आपको वहाँ पे मिलती है। लेकिन अगर आपका जो लैंड है वो सी के ज़्यादा क्लोज है तो इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। पहला तो ये कि वहाँ पे जो सी की जो आवाज़ आती है वहाँ से आपकी जो नाइट की जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर सेकंड आपका जो वहाँ पे जो वेव्स आएंगी उससे आपका जो है इरोजन होगा, तो उससे जो है वो फाउंडेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर वहाँ पे अगर मछुआरे अगर फ़िशिंग एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर जैसे मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा स्मेल आपके वहाँ पर हो सकती है। तो अगर आप सी के आसपास अगर आप लैंड लेकर के घर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो आप ज़्यादा पास ना लीजिए, थोड़ा सा दूर होना चाहिए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर दोस्तों अगर आप रहने के लिए किसी ऐसे एरिया को ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आसपास फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक से नहीं है, या फिर वहाँ पे किल्स हैं, क्वायरीज़ हैं, और आसपास का जो एरिया है वो वाटर लॉक्ड है या फिर वाटर लॉक्ड होने की कंडीशन में, तो ऐसी लैंड को आप जो है बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए।
अब दोस्तों हर साइट के अपने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं और सारे एडवांटेज आपको एक साइट पे नहीं मिल सकते और एट लास्ट जो चीज़ वेरी करती है वो आपका बजट वेरी करता है और कॉस्ट वेरी करता है। तो जो आपका बजट है उस रेट में जो बेस्ट चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इन चीज़ों को आप कंसीडर करिए, जो बेस्ट डील आपको मिल रही हो आप उसको परचेज़ करिए। क्योंकि ये तो नेचुरल सी बात है कि जो डेवलप्ड एरिया हैं, जो कि डेवलप टाउन है, तो वहाँ पर अगर आप लैंड परचेज़ करते हैं तो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।